रामनगर गांव में अब शांति थी। बहुत दिनों से अब किसी के यहाँ कोई भी जानवर चोरी नहीं हो रहा था। इधर चिंटू बंटू भी अपने खेल कूद और स्कूल में व्यस्त थे। उधर बूढ़ी अम्मा अपने भतीजे के साथ भी खुश थीं। अब उनका ख्याल रखने के लिए उनका एक लड़का आ गया था। पर उधर दूसरी तरफ चोर भी चोट खाकर बैठे थे। वह किसी दूसरी योजना पर काम कर रहे थे, पर उनके अंदर अभी वह हिम्मत नहीं आ रही थी कि वह कैसे अपनी योजना को अंजाम दे। इस बार वह कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। भाई, पिछली बार हमको रामनगर गांव में मुंह खानी पड़ी थी। हमारी बहुत बेइज्जती भी हुई थी। हमारा बहुत सारा इकट्ठा किया धन भी चला गया था। मेरे अंदर का क्रोध अभी खत्म नहीं हुआ है और मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। तुमने सही कहा भाई। इस बार हम लोग रामनगर वालों और खास तौर से चंटू बंटू को ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि इनको याद रहे। परंतु हम लोग को इस बार सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी योजना इस बार फिर विफल हो जाएगी। गांव के सारे लोग बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों चोर फिर मिलते हैं। भाई, हमें अपना बदला लेने का एक और मौका मिल गया है। हमारे दुश्मनों में से एक बंटी अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ समारोह में भाग लेने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। हमारे पास अच्छा मौका है उसके घर को साफ करने का। वाह भाई, ये एक अच्छा समाचार है। अब उस बंटू से हमें आएगा कि हमसे दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। ये बातें करके चोर अगली रात चोरी करने की योजना बनाते हैं तथा योजना पर काम शुरू कर देते हैं। अगली रात की सूचना के अनुसार बंटी का घर बिल्कुल खाली था। चोर बहुत ही आसानी से घर में घुसकर चोरी कर लेते हैं। जब 2 दिन बाद बंटी का परिवार शादी से लौट के आता है, तब गांव वालों को पता चलता है कि चोरी हो गई। फिर पंचायत बुलाई जाती है और मुखिया जी सबको सतर्क रहने को कहते हैं। इधर दोनों चोर एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे और चिंटू के घर चोरी करने की योजना बना रहे थे। पर दोनों ने ये तय किया कि अभी वो वक्त लेंगे ताकि गांव के सारे लोग ठंडे पड़ जाएं। इधर चिंटू बंटी को शक था कि ये उन्हीं चोरों का काम है, पर उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। फिर गांव के सारे लोग धीमे धीमे ठंडे पड़ जाती हैं। कुछ दिन बाद चिंटू बड़ी अम्मा के यहाँ खीर लेके जाता है और उनको बताता है कि उसका परिवार 2-3 दिनों के लिए बाहर देवी के दर्शन करने जा रहा है। ये बात उनका भतीजा सुन लेता है और वो उसी रात अपने साथी को बता देता है। एक चोर दूसरे से कहता है कि ये एक अच्छी खबर है, हमारा दूसरा दुश्मन चिंटू भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, हमारे लिए अच्छा मौका है। फिर दोनों चोर अगली रात को ही चिंटू का घर लूटने की योजना बनाते हैं। अगली रात को जब सब सो जाते हैं, तभी वो चिंटू के घर पहुंचते हैं, पर अचानक चिंटू के घर के बिल्कुल पास पहुंचकर तुरंत वापस लौट आते हैं और अपनी योजना को बदल देते हैं। तुमने चोरी का इरादा क्यों बदला? अरे तुम बताओ, तुमको किसने कहा था कि उसका घर बिल्कुल खाली है? जब मैं उस बुढ़िया के यहाँ सोने का नाटक कर रहा था, तभी वहां पर चिंटू आया। उसने ही बताया कि वो लोग 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम मानो या मानो भाई, चिंटू को हम लोग पे शक हो गया है, क्योंकि जब मैं उस रात चोरी करने गया था, मैंने वहां पे किसी को छुपे हुए देखा, इसलिए मैं वहां से भाग आया। अब हम लोग को अपनी योजना बदलनी पड़ेगी। अब हम लोग को अपनी योजना बदलनी होगी। अब हमारा जो तीसरा दुश्मन है, हम पहले उसके यहाँ चोरी करेंगे, चिंटू की यहाँ चोरी हम बाद में करेंगे और सबसे अंत में चिंटू की यहाँ चोरी करके हम पूरा गांव छोड़ चले जाएंगे। यार बंटू, मुझको लगता है तुम्हारे यहाँ जो चोरी हुई थी ना, वो इन चोरों का ही काम था। और मुझको ये भी पक्का यकीन है कि बूढ़ी अम्मा के यहाँ जो उनका भतीजा रहता है, वो भी इन चोरों का साथ दे रहा है। ये क्या बोल रहे चिंटू? पर तुम ये कैसे कर सकते हो? चिंटू बंटू को पूरी बात बतलाता है कि कैसे उसने दिमाग से काम लिया और कैसे उस मुखबिर को ढूंढ निकाला। वह बहाने से बूढ़ी अम्मा के यहाँ गया और जानबूझकर उनके भतीजे के सामने सारी बात बताई, और वो उसके जाल में फंस गया। चिंटू आगे बोलते हुए बंटू को बताता है कि मुझको लगता है बंटू कि वह चोर हम लोग से बदला ले रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उनको पकड़वाया था। वह जरूर मेरे घर भी चोरी करने आएगा।
हम लोग को सतर्क रहना होगा। उधर दोनों चोर अपनी योजना बदल दिए थे। उनको एहसास हो गया था कि चिंटू बंटू सतर्क हो गए हैं। अब वह अपनी चौकसी और बढ़ा देंगे। अब उनको लगता है कि अभी कुछ करना जल्दबाजी होगी। इसके बाद दोनों चोर अपनी नई योजना के काम पर लग जाते हैं। इधर चिंटू बंटू भी अपने साथियों के साथ चिंटू के घर की निगरानी कर रहे थे। पर कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई हलचल नहीं होती है। चिंटू बंटू को विश्वास हो चला था कि इन सब में बूढ़ी अम्मा के यहाँ रहने वाला उनका भतीजा भी शामिल है। कुछ दिन बाद गांव के दूसरी तरफ एक झोपड़ी में आग लग जाती है। सारे लोग उस झोपड़ी की आग बुझाने के लिए भागते हैं। इधर से चिंटू बंटू, उनका परिवार, उधर से मुखिया जी और उनके सारे आदमी आग बुझाने के लिए भागते हैं। बड़ी मेहनत के बाद उस झोपड़ी की आग बुझ जाती है। तब सब लोग चैन की सांस लेते हैं। पर अगले दिन यह पता चलता है कि मुखिया जी के घर में ही चोरी हो गई है और उनके यहाँ से बहुत सारा सामान चोर लेकर भाग गए हैं। अब लोगों को समझ में आता है कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी ताकि सारे लोग उस तरफ चले जाएं और मुखिया जी का घर खाली हो जाए, जिससे उनको चोरी करने में आसानी हो। अब सब लोगों को एहसास हो चला था कि चोर बहुत ही ज़्यादा शातिर है और यह उन्हीं चोरों का काम है जो एक समय में जानवर चुराता था। इधर दूसरी ओर दोनों चोर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे और बड़े खुश थे। वह कह रहे थे कि उन्होंने अपने 3 दुश्मनों में से 2 को तो ठिकाने लगा दिया। अब केवल बंटू ही बाकी है। बंटू के यहाँ चोरी करने के बाद गांव को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब वह चाहते थे कि बंटू के यहाँ चोरी करके जल्द से जल्द वो गांव को छोड़कर भाग जाए ताकि वह सुरक्षित हो जाए। इधर चिंटू बंटू भी बूढ़ी अम्मा के यहाँ रहने वाले भतीजे के ऊपर नजर बनाए हुए थे। वह समझ गए थे कि चोर भी कुछ योजना बना रहे होंगे, पर वह कब चोरी करेंगे यह इनको नहीं पता था। उधर चोर भी समय ले रहे थे ताकि अच्छा मौका मिले चोरी करने का। तभी उनको खबर मिलती है कि गांव में कोई कार्यक्रम है जिसकी वजह से वहां काफी भीड़ रहेगी। अब वह योजना बनाते हैं कि वो भिड्ड का फायदा उठा के बंटू के यहाँ पहले ही बैठ जाएंगे और फिर रात में चोरी करके भाग जाएंगे। एक चोर भिड्ड का फायदा उठाते हुए बंटू के घर में घुस के छुप जाता है और रात होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी चिंटू बंटू को पता चलता है कि बूढ़ी अम्मा की यहाँ रहने वाला उनका भतीजा कहीं मिल नहीं रहा। वो तुरंत समझ जाते हैं कि कोई बात है। वो बूढ़ी अम्मा के भतीजे को ढूंढने लगते हैं। तभी वो उनको बंटू के घर के पास छुप के बैठा हुआ मिलता है। वो समझ जाते हैं कि वो आज के रात ही चोरी करेंगे। चिंटू बंटू और मुखिया जी के आदमी बंटू के घर के आसपास पहरा देने लगते हैं। तभी उनको बंटू के घर से कुछ हलचल दिखाई देती है। अब उनको यकीन हो जाता है कि चोर बंटू के घर में घुस के बैठा है। वह होशियार हो जाते हैं तथा मुखिया जी अपने यहाँ से कुछ और आदमी बुलवा लेते हैं। अब घर में बैठे चोर को लगता है कि सब लोग सो गए हैं, अब वो चोरी करके भाग सकता है और उसका दूसरा साथी भी दूर छुप के उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो चोरी का सामान लेके भागने की कोशिश करता है, इस बार मुखिया जी के सारे आदमी सतर्क थे। वो सारे लोग दौड़ का दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं। अगले दिन फिर पंचायत बैठती है। मुखिया जी उन चोरों के साथ पंचायत में उपस्थित होते हैं। पंचायत में बहुत हल्ला गुल्ला होता है। सब लोग का कहना था कि इस बार चोरों के साथ कोई भी नरमी न बरती जाए और जो इन चोरों का साथ दे रहा था उसको भी जेल में डाला जाए। सबको इस बार बूढ़ी अम्मा पे भी शक था क्योंकि उनका भतीजा भी चोरी में शामिल था। कृपया आप लोग शांत हो जाइए और आप सब परेशान मत होइए। पिछली बार जो हमने गलती की थी, हम वो गलती इस बार नहीं दोहराएंगे। मैंने पहले ही पुलिस को बुलवा लिया है। पुलिस आती होगी और इन लोगों को पकड़ के ले जाएगी। सारे गांव वालों के दबाव में बूढ़ी अम्मा रोने लगती है। उनको नहीं पता था कि उनका भतीजा इस काम में लिप्त है। गांव वाले भी इस बार कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उधर मुखिया जी भी गांव वालों के दबाव में आकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इधर बूढ़ी अम्मा बहुत रो रही थी। उसको बहुत पछतावा था कि उनके यहाँ रहने वाला उनका भतीजा उनके साथ ऐसा किया है।
मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तभी मुखिया जी सबको शांत करते हुए कहते हैं कि कृपया आप सब शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। कृपया आप सब शांत हो जाइए। आप लोगों का जो गुस्सा है वो जायज है। इन चोरों ने हम लोग को बहुत परेशान किया था, पर अब ये चोर हमारे हाथ लग गए हैं और इन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है। और मैंने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया है, पुलिस आ ही रही होगी। अब रही बात बूढ़ी अम्मा की, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इनको तो पता भी नहीं था कि इनका भतीजा चोर होगा, लेकिन इनको शक था अपने भतीजे पे, इसलिए इन्होंने मुझको पहले ही बता दिया था। बूढ़ी अम्मा ने हमारी बहुत मदद की है इस सब को पकड़वाने में। मैं बूढ़ी अम्मा की तकलीफ को समझ गया था, इसलिए मैंने उनके भाई को गांव से बुलवा लिया है। अब इनके भाई ही पूरा सच बताएंगे। तभी बूढ़ी अम्मा के भाई बीच में से निकल के आगे आते हैं और कहते हैं कि गांव वालों, कृपया करके आप शांत हो जाइए। मेरी बहन, जिसको आप बूढ़ी अम्मा भी कहते हैं, वो पूरी तरह से निर्दोष है। जबकि उनके यहाँ रहने वाला उनका भतीजा भी मेरा बेटा नहीं है। वो तो उनकी लाचारी, वो अकेलेपन का फायदा उठाकर उनके साथ रहने लगा था। वो उनकी सेवा कर रहा था। मेरी बहन ने तो मेरे बच्चों को बहुत पहले देखा था। वो तो उनकी सेवा सत्कार कर रहा था और उसके अपनेपन को वो अपना मान बैठी थी। इस समय कुछ गलती हमारी भी है। बूढ़ी अम्मा तो बिल्कुल अकेली रहती थी, हम लोग उनको ज़्यादा पूछते भी नहीं थे और कम ही लोग उनको जाके खाना पीना देते थे, जब उनका हाल चाल लेते थे। परंतु जब उनका भतीजा उनके साथ रहने आया, जो असल में चोर था, तो वो उसको ऊपर से विश्वास कर बैठी। उनको नहीं पता था कि वो एक चोर है, तथा वो उसको अपना मान के अपने गांव वालों की सारी बात बताती थी। परंतु वो चोर था, इसलिए वो अपना काम बड़ी समझदारी और चालाकी से कर रहा था। परंतु बूढ़ी अम्मा, इनको हम सब बहुत प्यार करना चाहिए था, हमने उनको उस तरह से प्यार नहीं दिया, इसलिए वो चोर की बातों में तुरंत आ गई और उसको अपना सगा भतीजा मान बैठी। उन्होंने उस चोर से ये भी नहीं पूछा कि उसके पिता का नाम क्या है, जबकि वो उसके पिता को जानता भी नहीं था। जब गांव वालों को पूरी बात समझ में आती है, तब उनका गुस्सा हवा हो जाता है कि वह बूढ़ी अम्मा को कितना गलत समझ रहे थे, उनको कितना बुरा बोल रहे थे, जबकि उन्होंने तो उस चोर को पकड़वाया है। गांव वाले बूढ़ी अम्मा से माफी मांगते हैं और वचन देते हैं कि वह उनकी सेवा करेंगे तथा उनका हालचाल लेते रहेंगे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों के बर्ताव से बहुत खुश हो जाती है तथा भगवान का शुक्रिया करती है। अब वह सुकून से उसे गांव में रह सकती है। मुखिया जी आगे बोलते हुए कहते हैं कि एक बार फिर चिंटू बंटू और उनके दोस्तों ने होशियारी व बहादुरी का परिचय दिया है। इन लोगों ने दिखला दिया है कि चोर कितना शातिर और ताकतवर क्यों ना हो, अगर हम होशियारी से काम लें और बुद्धिमत्ता से काम लें तो हम किसी भी चोर को पकड़ सकते हैं। हम लोग को चिंटू बंटू और उनके साथियों पर गर्व है। पंचायत उनको उच्च इनाम जरूर देगी, पर गांव वालों, हमारी एक जिम्मेदारी भी है। ऐसे हमारे गांव में बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, पर हम उनकी देखभाल या उनकी समस्या को नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपने ही काम में लगे रहते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम लोग को तुरंत सुधारना होगा। और इस समस्या से ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने साथ में रहते हुए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी देखभाल करें। और कई सारे बुजुर्ग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जिनके यहाँ कोई नहीं रहता, जिनका आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग को उनको भी देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे ही बाहर के लोग आके उनके लाचारी और अकेलेपन का फायदा उठाएंगे। मैं गांव वालों से ये भी कहना चाहता हूँ कि उनको अगर अपने आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग दिखे तो उनकी वो जरूर सेवा करें। अगर वो उनकी सेवा करने में असमर्थ है तो कृपया करके पंचायत को सूचित करें, पंचायत उनकी देखभाल करेगी। तो इस तरह से फिर रामनगर गांव में शांति आ जाती है। गांव वाले भी मुखिया जी की बात मानते हुए बुजुर्गों की तरफ अधिक ध्यान देने लगते हैं। बूढ़ी अम्मा भी अब खुश थी, क्योंकि चिंटू बंटू के अलावा भी लोग उनसे हाल चाल लेते थे तथा खाना पीना पूछ लेते थे।
चिंटू बंटू भी दोबारा अपने स्कूल और खेल कूद में व्यस्त हो जाते हैं।